आदिवासी एरिया में, क्योंकि लोकसभा में जनरल कानून बनेगा, राज्य विधानसभा में जनरल कानून बनेगा, वो कानून आदिवासी एरिया में सीधा लागू नहीं होगा। और यहाँ का जो कार्यपालिका सिस्टम है स्टेट का, उसको भी सीधे तरीके से यहाँ पर कानून चलाने का या शासन चलाने का अधिकार नहीं है। उसको भी 5वीं अनुसूची का उपबंधों के अधीन रहते हुए यहाँ शासन करने का अधिकार है। सीधा सीधा यहाँ सरकार नहीं कर सकती है। अगर हम लोग कार्यपालिका सिस्टम की बात करें, विधायिक आप लोग समझ रहे हैं जहां कानून बनता है, 2 जगह कानून बनते हैं। एक केंद्र सरकार या पूरा केंद्र के लिए, पूरा देश के लिए जो कानून बनता है वो लोकसभा में बनता है। राज्य के लिए जहां कानून बनता है वो विधानसभा में बनता है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्यपालिका है। और ये कार्यपालिका का जो ढांचा है, जो देश में जो कार्यपालिका का संचालन किया जाता है, वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद रहता है। आप लोग जानते हैं केंद्रीय मंत्री होते हैं, उसको सेंट्रल कैबिनेट कहा जाता है, यूनियन कैबिनेट कहा जाता है, और उस कैबिनेट का एक प्राइम मिनिस्टर होता है। उसी तरह राज्य की भी बात करें तो यहाँ भी यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उसको गवर्नर मतलब राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। और उस मंत्री परिषद का मुखिया जो होता है मुख्यमंत्री होता है। और इस तरह से हम शेड्यूल एरिया की बात करें तो शेड्यूल एरिया को भी राज्यपाल ही चला सकता है, लेकिन इसको सहायता और सलाह देने के लिए टीएसी का गठन किया गया है, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का। तो संविधान के बाकी अनुच्छेदों की हम जब विश्लेषण करेंगे तो इससे पता चलता है कि शेड्यूल एरिया में भी एक मंत्री परिषद की तरह पावर टीएसी को भी दिया गया है। मंत्री परिषद का बहुत सारा पावर होता है, बजट पास करते हैं, आप लोग जानते हैं, योजनाएं गांव में भेजी जाती है समाज के कल्याण और उन्नति के लिए, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए। तो दुर्भाग्य से हमारी जागृति ना होने की वजह से हम लोग इन कानूनों को लागू नहीं करवा पा रहे हैं। अदरवाइज झारखंड स्टेट की बात करें तो यहाँ की सरकार को रेवेन्यू जो जाती है, राजस्व जो जाती है, जो टैक्स कलेक्ट करती है सरकार, जो पैसा सरकार कमाती है और हमारे बीच खर्च करती है, वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल एरिया से जाता है, आदिवासी एरिया से जाता है। लेकिन आदिवासियों के लिए अलग से यहाँ पर बजट का अलॉटमेंट नहीं होता है। अगर हम जागेंगे और अपने अधिकारों को जानेंगे तो इन संवैधानिक अधिकारों को हम लागू करवा सकते हैं। लोहा खोदना तो हमारे हाथ में है, हमारे अधिकार में है। क्या है, यदि कानून में आपको अधिकार नहीं दिया गया है तो आप अपना खेत में खेती नहीं करेंगे क्या? किसी कानून में लिखा है कि आप अपना खेत में खेती करेंगे, खुद आप हाल चलाएंगे और धान का बीज बोएंगे और उसको काटेंगे? कौन सा कानून में लिखा हुआ है? लेकिन आप करते हो। कानून का इंतजार क्यों करते हो भाइयों? आप गरीबी से मर रहे हो, बेरोजगारी से मर रहे हो। मैं अपने गांव का सर्वे करता हूं, आज तक हमारा गांव बहुत बड़ा नहीं है, कम से कम 60 परिवार का गांव है। मेरे उम्र के कम से कम 20 से 25 लोग अभी तक मर गए। और कहीं ना कहीं ये मरण अशिक्षा, दरिद्रता, गरीबी के कारण हुई है। हमारा कल्चर पूरा दुनिया भर में फेमस है, नाच गान, बट हम अपना नाच गान से कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं? हमारा संस्कार बहुत बढ़िया है, हम मेहमानबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। हाँ, कहाँ है हमारा हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री? गांव गांव में फुटबॉल खेला जाता है, गांव गांव में वो नाच गान होता है, कहाँ है हमारे फुटबॉलर्स? कहाँ है हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी?
तो हम ना कहने का मतलब सरकार को दोष देने में आगे रहते हैं, परिस्थिति को दोष देने में आगे रहते हैं, और नेता मंत्रियों को दोष देने में आगे रहते हैं। हम खुद के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं और हम बहाना बना रहे कि हमारा शोषण हो रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये गलत फहमी है। अगर आपको मालिकाना हक चाहिए इस देश में तो आपको मालिक जैसे सोच रखना पड़ेगा जी। उसी को कहते हैं मानसिकता, इंग्लिश में उसको बोलते हैं माइंड सेट। अगर माइंड सेट नहीं रहेगा, आप बहुत भी अमीर रहेंगे तो भी आपका नौकर आपका संपत्ति चुरा लेगा। आपको आपका नौकर अपना नौकर बना के रख लेगा अगर आप अपना अधिकार और सजगता और मालिकाना मानसिकता नहीं रखेंगे तो मैं आप लोगों को दिशा क्या होना चाहिए, मैं आप सभी प्रतिभागियों से पूछना चाहता हूं। और मैं जो भी ऊंची आवाज में बात रख रहा हूं, मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं, मैं आप लोग मेरी गंभीरता को समझ पाए, मैं जरा इसीलिए जोर देकर बोल रहा हूं। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हमारा समाज है तो हमारा समाज का राजनीतिक पक्ष है, पहलू है, आर्थिक पहलू है, सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई पहलू है, हमारे खेलकूद है, हमारा धन संपत्ति है, हमारा व्यवसाय है, हमारा खेती बाड़ी है, हमारा यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है। हम अपना सोसाइटी में डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी को हम लोग लेकर आ सकते हैं, वो हम पर है। यदि आप कोल्हान की दिशा आज तय करना चाहते हैं तो सभी प्रतिभागी मुझे बताइए, आज से 10 से 15 साल के बाद एक समृद्ध कोल्हान के रूप में आप इस कोल्हान की धरती को, यहाँ के लोगों को किस रूप में देख पाते हैं? कितना समृद्ध देखना चाहते हैं कोल्हान के आदिवासियों मूलवासियों को? आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कितना मजबूत देख पाते हैं आज से 10 से 15 साल? मान लिया आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपके चलते रास्ते में कोई बाधा नहीं है, तो आप आज से 10 से 15 साल में कहां पहुंचना चाहेंगे? आप बोलते हैं सरकार हमको टॉर्चर कर रहा है, पूंजीपति हमको लूट रहे हैं। अगर आपको कोई नहीं लूट रहा होता और आप जो पावर मांग रहे हैं, अगर आपके पास वो सारी पावर की होती तो आप कहां पहुंचना चाहेंगे? आज से 10 से 15 साल कहां पहुंचना चाहते हैं? आपका समाज कहां हो, कैसे हो, कितना समृद्ध हो, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से, व्यवसाय से, खेलकूद से, तमाम चीजों को कहां पहुंचना चाहेंगे? इसको बोलते हैं बैरियर फ्री थिंकिंग। हम लोग बैरियर रख के सोचते हैं। हम लोग कोई भी बड़ा काम करते हैं तो सोचते हैं अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो, वो प्रॉब्लम हुआ तो। चलिए आपके सामने मान लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कहां पहुंचना चाहेंगे? ये जो सम्मेलन रखा गया है, इन्हीं विषयों पर रखा गया है कि हमारा वर्तमान दशा क्या है और हमारी दिशा, भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए। इस विषय पर हम लोग आज मिलजुल कर गंभीरता से चर्चा कर पाए, इसलिए आज कोल्हान रक्षा संघ ने हमें यह मंच मुहैया कराया है। और मौका देने के लिए साथ ही सभी प्रतिभागी जो दूर दराज से आए हुए हैं, आप सबों की जो साहस है और आप लोगों ने जो प्रयत्न आज यहाँ पर आके किया है, अपना योगदान दिया है, आप सबों को धन्यवाद देते हुए मैं जोहार करता हूँ।